Hello dear friends, how are you? I hope that you will be very fine during severe cold wave also, and I am also very fine. I hope that you are maintaining your study very well even during severe cold wave. Today I am going to discuss a very important chapter which is called work, power and energy. First of all, I will discuss about work. Then after I will discuss about power, and then after I will discuss about energy. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग का स्टडी जो है इतना कड़ाके की ठंड में भी आप लोग मेंटेन कर रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग मन से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर का श्री गणेशाय नमः करते हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर, एनर्जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क क्या होता है। देखिए वर्क क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पावर पर, उसके बाद एनर्जी क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क क्या होता है। देखिए वर्क को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क होता क्या है, हाउ टू डिफाइन वर्क। लेट स्टार्ट। व्हाट इज वर्क। तो चलिए वर्क का हम डिफिनेशन देखने जा रहे हैं। वर्क होता क्या है। वर्क, देखिए वर्क को हम लोग कई तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए ना, बहुत लोग जो है इसका डिफिनेशन दे देता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये अधूरा डिफिनेशन है। तो लिखिएगा नीचे, वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ the force and the displacement of a system, the displacement of point of application, displacement of point of application of a body, that is W is equal to F dot S। इसी को आप लिखते होइएगा एफ एस कॉस थीटा। इसी को हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो भैया थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा जो होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है। तब दो वेक्टर के बीच डॉट होता है तो बच्चों आप लोग जानते होइएगा स्केलर होता है। दो वेक्टर के बीच डॉट क्या होता है, स्केलर होता है। इसलिए वर्क जो होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी लिख दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो ये लिखना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए बॉडी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। यहां लिखिए, सॉरी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। यानी वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे। जैसे देखिए ना, यही मान लेते हैं कोई बॉडी है, इस पर मान लेते हैं कि ये कोई फोर्स लग रहा है एफ।
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहने का मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे देखिए ना, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स के अप्लाई के पॉइंट, मतलब कि एप्लीकेशन का मतलब लगा ना, फोर्स के लगने के पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किसके साथ, फोर्स के साथ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है ना, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाम से क्लियर पता चला है, अप्लाई से एप्लीकेशन होता है। जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करिएगा ना, वही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। और जैसे इसको पुल कीजिएगा तो मान लेते हैं कि यही एंगल थीटा है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और यही दोनों के बीच का एंगल जो होता है थीटा है। तो वर्क हो गया W इज इक्वल टू F डॉट S, तो Fs cos थीटा। क्लियर है। तो हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, न कि बॉडी का लेते हैं। हम लोग किसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। यदि आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं लीजिएगा ना, तो आप आगे रोटेशनल मोशन पढ़िएगा, वहां आपका वर्क का डेफिनेशन फेल हो जाएगा। बहुत लोग ये लिखता है कि डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, तो ये गलत डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे आप सिंपल चलिए, हम आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए ये बॉडी है, इसको मैं इस तरह केवल रोटेट कर रहा हूं, तो बॉडी का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देखिए बॉडी जहां कहता है, तो क्या उम्मीद करते हैं, आपके द्वारा वर्क नहीं हुआ, क्या हुआ। यदि वर्क नहीं होता तो देखिए ढकेलते ढकेलते थक जाते कि नहीं, थक जाते, तो मेरा एनर्जी लॉस होते जा रहा है। तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स लेना है। यानी इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, इनिशियल टू फाइनल हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना। और जितना हम फोर्स लगा रहे होंगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वही क्या दे देगा, वर्क दे देगा। तो ऐसा डिफिनेशन पढ़िए जो सब जगह वैलिड हो, ऐसा नहीं कि यहां पढ़े और रोटेशनल मोशन में इनवैलिड हो जाए। तो वहां पर हम लोग टॉर्क के कारण वर्क निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, न कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसका नेचर क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। और बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग जूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जूल। जूल एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है। तो जब भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखेगा ना, तो कैपिटल जे से दिखाना होगा, लेकिन फुल फॉर्म जब लिखते हैं तो स्मॉल से लिखते हैं। क्लियर है। जे फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये यूनिट इन डायमेंशन में कैसे यूनिट लिखा जाता है, ये आपको बताया गया होगा। अब चलिए सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसी को डाइन सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और इसी को अर्ग बोला जाता है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन वर्क का मैंने बोला था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, एमएलटी, टेला, टेला 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 टेला, एमएलटी टेलस, यही 7 फंडामेंटल के टर्म में हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो वर्क का डायमेंशन होता है ml2t-2। दुनिया का कोई भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशन सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, हीट एनर्जी, सब का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है। क्लियर है। तो नेचर इसका क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो सभी स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके होइएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में
काइनेमेटिक्स में। तो वर्क यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ऑल स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता है। कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जो नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होता है। वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये बात भी याद रखना होगा। क्लियर है? तो आपको इतना बात याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, माइंड में रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इज आर कहने का मतलब एक भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहां पर ध्यान दीजिए। इधर सबसे पहले कह रहा है कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एकदम धड़ाक से पूरा स्टूडेंट इसको टिक करेगा तो हो जाएगा ये गलत यार। तो याद रखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कहता है तो ये गलत हो जाएगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं लेते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये बच्चा वाला माइंड को हटाइए, और नहीं तो रोटेशन में आपका ये डिफिनीशन फेल कर जाएगा। तो डिफिनीशन यूनिवर्सल होना चाहिए, इसलिए मिसकंसेप्ट से बचा कीजिए। जब तक आपका रियल कंसेप्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप चलिए देखिए बच्चों, कहता है क्या इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन कौन इसमें सही है उसी को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए, तो फर्स्ट वाला देखिए, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये गलत हो जाएगा ना। तो मिसकंसेप्ट बिल्कुल नहीं रखना है, इसलिए स्टूडेंट से देखिए, यदि ये मिसकंसेप्ट आप रखते ना तो आपको रोटेशनल मोशन पढ़िएगा तो वहां पर वर्क जब टॉर्क के कारण पढ़िएगा तो वहां बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, उसी का हम लोग लेते हैं। आप खुद समझिए, रोटेशनल मोशन के कारण जो होगा वर्क निकालिएगा तो इसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर है? सेकंड में देखिए, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सही कि गलत? दिस इज करेक्ट। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। डॉट प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट तो होता नहीं। आगे बढ़िए, ये भी गलत हो गया। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सही कि गलत? सही है। आगे देखिए, कहता है कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the displacement of point of application of the force and displacement of point of application of the force। ये सही कि गलत? ये सही है। कैसे है यहां पर ध्यान दीजिए इधर। अरे यार, इसको आप कैसे कीजिएगा, चलिए हम यहां पर ध्यान देंगे। The work is defined as the dot product of force and displacement of point of application of the force। सही है? कैसे से देखिए, ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हम लोग डिफाइन कर ही चुके थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे वाला दो डिफिनेशन। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में ही दिखा दे रहा हूं। जैसे इस तरह का
यही था। यहां पर कोई फोर्स लग रहा है और ये एंगल कितना है, थीटा। तो इधर डिस्प्लेसमेंट एस। आप एफ का कंपोनेंट इधर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है। तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यही था ना, एफ एस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं एस इंटू एफ कॉस थीटा। बोलिए, एफ इंटू एफ कॉस थीटा। मतलब किसका किसका प्रोडक्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का और कंपोनेंट ऑफ फोर्स एलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों प्रोडक्ट है कि नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर एफ को बाहर कर दीजिए एस कॉस थीटा। तो यहां पर एस का कंपोनेंट किधर लेना होगा, फोर्स के तरफ। तो एस का कंपोनेंट यदि आप फोर्स के तरफ ले लीजिएगा तो जितना एंगल उसमें कॉस लगाने के लिए बोले थे कि नहीं, बोलिए। तो फोर्स में इससे गुना कर दीजिएगा तो वर्क आ जाए। तो क्या लिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एलोंग द फोर्स। क्लियर है, एलोंग द फोर्स कंपोनेंट ले लिए। यही आपको मैंने बताया था ना अभी जस्ट। देखिए इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, देखिए वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो सही हुआ नहीं था। इसको देखिए, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स along the force, component of displacement of point of application of the force। यहां पर थोड़ा छूट गया है, along the force, यानी कंपोनेंट किधर लेना है, along the force लेना है। देखिए इधर फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किधर लेना है, along the force, और ये दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। सही होगा। इसमें आ जाइए, इसमें क्या कहता है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी फोर्स का कंपोनेंट किधर लेना है, एलोंग द डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स का कंपोनेंट किधर लेना है, एलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। क्लियर है। ये दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए फोर्स का कंपोनेंट लेना है किधर, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, अब फिर दोनों को गुना कर दीजिए ये चीज। तो ऑल डिफिनेशन उधर सही था, यानी तीन तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है। तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वर्क से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस तरह हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, और वर्क का प्रॉब्लम बनाने के लिए हम दो ट्रिक्स बताएंगे। टोटल का टोटल वर्क आपका बनते जाएगा, और वर्क पावर एनर्जी में इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग से सारा क्वेश्चन को हम लोग डील कर जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए जय हिंद और जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।